चाहे हम माने या ना माने, पर हमारे पास आँख होते हुए भी ना हम अंधों से भी बेकार हैं। अब देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जब देखोगे कि एक अंधा जो इंसान होता है ना, जब रास्ता पे वो चल रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि सामने गड्ढा है या नहीं है। बट हम जो होते हैं, या फिर ऐसे बोलो कि जो अनकॉन्शियस जो लोग हैं या अनकॉन्शियस जो ग्रुप है, उनको ये लग रहा है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब धर्म के नाम पे हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है। एक सवाल मेरा सिंपल सा होता है कि आपको ये जो धर्म मिला है वो कैसे मिला? तो सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसके आधार पे मुझे वो धर्म मिल गया है। सिंपल होना चाहिए ना। अब देखो, होता है यहाँ से गेम शुरू होता है। आप पैदा हुए उसके बाद शुरू हो गया हो। अब पैदा हुए हो, धर्म मिला है, अब उसको धर्म को बचाना आपका एक ठेका हो गया। ठेका ले लिए हो आप, अब उस धर्म को बचाओगे, उसके जो सिंबल्स है उसको बचाओगे। क्यों? वो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए ना, कि हम आपको बचा रहे, जो ईश्वर है हम आपको बचा रहे, आप मुझे बचाओ। तो ये रिश्ता बना रहना चाहिए। इसलिए देखो, आप पर्सनली मत लो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ये बात जानते हो कि जो हिंदुस्तान नाम है उसके आधार पे हिंदू भी मिला है, और ये मिला है कहाँ से? वहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां से मिला। तो आप इस नाम को लेकर यहाँ पे डिफेंड करने आओगे नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। और ये जो भी मैं जानता हूँ कि ये जो ईश्वर जिसकी बात कर रहा हूँ, या फिर गॉड की बात कर रहा हूँ, या फिर अल्लाह भी बोल लो, कि ये जो है ये कुछ और नहीं बल्कि वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको डिफाइन करने का एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है प्योर कॉन्शियसनेस का, उसका एक टर्म दे दिया ये। अभी प्योर कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है? ये तो आपको भी पता ही होगा कि कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में है उसको हम ये जानते हैं कि वो चीज है क्या, वो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमें बताता है। पर प्योर कॉन्शियसनेस क्या हो सकता है? देखो, कॉन्शियसनेस होता है जो होता है कि हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जो चीजों को समझ पा रहा है एक एक करके अपना, तो वैसे। पर प्योर कॉन्शियसनेस होता है कि हमारा एक लिमिटेशन होता है ना, हम ह्यूमन देख रहे हैं या कोई भी क्रिएशन देख लो आप, उसका एक लिमिटेशन होता है। बेसिक एग्जांपल ऐसे समझो कि हम लोग जो कलर स्पेक्ट्रम जो हम लोग का है वो 3 होता है, RGB होता है। पर मेंटिस का देखोगे तो वो होता है 8। हम एक जो वाइब्रेशन है उस जो फ्रीक्वेंसी समझ लो, और उससे कम होगा तो हम लोग नहीं सुन सकते, पर कुत्ता लोग सुन सकता है, मतलब कुत्ता सुन सकता है। तो हमारा लिमिटेशन देख रहे हो कि कैसा है, हर क्रिएशन का एक अपना लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के बाहर भी, मतलब कि जितना क्रिएशन है अभी तक, अभी जो है, या फिर जितना हुआ था, या फिर जितना हो सकता है, सारा क्रिएशन जितना तरीके से, जितना पर्सपेक्टिव से किसी एक चीज को जान सकता है, वो उसको हम लोग ये बोल दिए कि ये है ईश्वर, ये है अल्लाह, ये है गॉड। पर ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट को नाम दे रखे हम लोग ऐसे। तो ये है, और उसी को बोल दिया हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस, जो सारा जो पर्सपेक्टिव से उस नॉलेज को जानता है, उसको हम लोग बोल दिए प्योर कॉन्शियसनेस। अब इसी को अगर जो साइंस के टर्म में बोलोगे तो सुपर पोजिशन, देखो सुपर पोजिशन में थोड़ा सा समझाना है कि मैं यहाँ पे इसके बाद क्या बोलने वाला हूँ आपको नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। मतलब कि वो नहीं बोल रहे जो माइंड रीड कर सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि समझो ऐसे कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो तो नहीं बोल सकता, मतलब कि बता सकते कि क्या बोल सकता हूँ। तो ये एक वो बना हुआ ना सस्पेंस टाइप का, समझ लो कि बनाओ कि हाँ ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी मैं जो देश है उसके आधार पे बातें कर रहा हूँ, तो उसके आधार पे बोलूंगा। तो ये जो बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है सुपर पोजिशन, जो अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। तो अभी इसको जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको अगर साइंस के टर्म में देखोगे तो ये बताया जाता है कि ये जो सुपर पोजिशन पे जो भी मैटर्स है वो क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, उसका जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म है। तो ये ईश्वर एक क्या था, मतलब कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी है, इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए है। अब हम लोग सिंपल सा समझो कि जहां से आपका ओरिजिन हुआ है, मतलब कि जहां आप पैदा हुए हैं उसके आधार पे आपने अपना रिश्ता बनाया है, आप उन लोगों को अपना माने हो, आपका कोई अपना बना है उसके आधार पे ना। पर ये जो अनकॉन्शियस लोग हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको ये लग रहा है ना कि ये जो बफड़ मचा हुआ है, इतना जो बकचोदी होता जा रहा है देश में, वो सब धर्म के आधार पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है। इवन हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, उनको ये लगता है।
पता है, इनको ये भी लगता है कि ये जो कैपिटलिस्टिक्स है, क्योंकि हम लोग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहता है ना, तो ये जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो दोनों साइड फंड कर रहा है और हमें अलग करने के लिए नहीं कर रहा है। दोनों साइड फंड करके हमें अलग करने के लिए नहीं कर रहा है, और ना ही हमें वो बोलो कि जो नौकर बना के अपने इशारों पे चलाने का काम नहीं कर रहा है। देखो, अब आपको ये लगेगा कि ऐसा वो क्यों करें, या फिर जो अनकॉन्शियस लोग हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखो, सिंपल सा बात ये है कि ये जो धर्म है ना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है। आप खुद ही सोचो कि आप अपने पे सवाल उठाओगे, आपका जो सोच है, जो भी कुछ है, नहीं करोगे ना, कोई नहीं करना चाहिए, मैं खुद नहीं करना चाहूंगा यार, तो दुनिया को मैं क्यों बोल सकता हूँ कि वो करेगा। हाँ, जो लोग करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते नहीं करते। तो अब वो लोग सवाल खुद नहीं उठाना चाहेंगे तो क्या करेंगे। सिंपल सा तरीका होता है कि ये जो धर्म मिला है या जो रिलीजन मिला है उसको डिफेंड करना शुरू कर दो। जो भी धर्म के आधार पे हमारा जो आइडेंटिटी मिला है उसको डिफेंड करना शुरू कर दो। इवन देखो, आपके जो बाबा जो बने हैं, या फिर देखो कि धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनका भी देखोगे कि वही पुरानी घिसी पिटी चीजें को बता रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, रिचुअल्स फॉलो करवा रहा है, बट उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी की बात कर रहा है, उसको छोड़ दिए। और यही वजह है कि आज देखोगे कि हिंदू जो है ना, हिंदू होने से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है कि इनको जो ये आत्मज्ञान जिसको बोल सकते हैं, या सेल्फ नॉलेज जिसको बोलो, आध्यात्मिक ज्ञान बोलो, तो इसके तरफ जो कमिटमेंट होना चाहिए वो दिखता ही नहीं है। बस हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते जा रहे हैं। देखो, रिचुअल्स क्यों बनाया जाता है, आप प्रैक्टिस क्यों करते हो कोई चीज को, ताकि आप उस चीज को लेके क्लियर हो सको। यही होता ना, रिचुअल्स का भी काम यही पे था कि हमारा जो एग्जिस्टेंस का जो नॉलेज है छूट जाता है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड है, माइंड अपने हिसाब से वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, करेगा है। कभी अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दिमाग कहीं और भी जा सकता है, तो ये अपने हिसाब से करेगा है। तो रिचुअल्स जो बनाया गया ताकि मैं वो जो एग्जिस्टेंस का जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में लाता रहूं और मैं भटकूं नहीं। सेल्फ का जो नॉलेज है वो मैं जान सकूं, खुद को जान सकूं, मैं अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको जान सकूं, इसलिए बनाया गया। पर ये लोग बस रिचुअल फॉलो करते गए। और देखो कि एक अभी ऐसा सीन हो गया ना कि आप उसको जो भी रिचुअल्स है थोड़ा भी इधर उधर कर दो, आपको बेधर्म कर देंगे। देखो, इन लोगों में ना ऐसा हो गया है कि ये मंदिर हो गया, सिंबल्स हो गए, उसके लिए ना मारा पीटी करना एकदम आसान हो गया है। बट ये जो सेल्फ अवेयरनेस हो गया, या फिर ईगो डेथ की बात कर लो, या फिर कर्म की बात इनसे कर दो, तो आप ना सबसे ज्यादा अकलमंद हो जाते हो वहां पे। मतलब कि हाँ, हो सकते हो उनको आपको बोल देंगे क्या ज्ञान पेल रहा है तू भाई, तू इतना जानता है, तो सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। अब जब हिंदू धर्म को आप पढ़ोगे तो जो फिलोसफी है उसको जब समझोगे तो वो डिमांड पता क्या करता है, इंट्रोस्पेक्शन, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। इवन जो आपका जो सवाल है, मतलब कि जो बिलीफ है उस पे सवाल करना, जो कि मैं पहले बोला कि ये इतना मुश्किल है कि हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते। बेसिक रीजन आप खुद भी समझो ना कि आप कोई एक बिलीफ लिए हो, उसके आधार पे आपने सारा अपना महल तैयार किया, उसको फाउंडेशन बना के, जैसे ही वो बिलीफ गिरेगा महल का क्या हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हो। तो कौन चाहेगा कि मेरा इतने सालों का किया धराए पे पानी फेर दूं। तो सिंपल सा तरीका होता है, शॉर्टकट क्या होता है कि ये जो रिचुअल्स जो रत्ती भर समझ नहीं आता, बस फॉलो करते चलो यार, किसी दिन तो हो ही जाएगा, मुझे तो मोक्ष मिल ही जाएगा, किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगा। अब हम लोग को तो ये पता चलना चाहिए ना कि जब मैं किसी से बोल रहा हूँ तो मुझे आपको ये पता चलना चाहिए ना कि मेरे पास वो ज्ञान है। तो मैं क्या करूंगा, बीच बीच में वो जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है उसका कोट मैं करता जाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि नहीं मेरे पास वो नॉलेज है। इसके आधार पे यार देखोगे ना, अभी लोग ना एकदम अजीब हो जाता है। अजीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखोगे कि क्या कर रहा है कि कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक देख लो, गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, सबका कोट लगाएंगे जो होता है उसको लगाएंगे स्टेटस में। उसके बाद जो साइंस है उससे कंपेयर करेंगे और रील्स बनाएंगे। पर ये जो
सेल्फ जो है उसके बारे में नहीं जानेंगे, या फिर ऐसे बोल लो कि जो उसका जो टेक्स्ट है, एक्चुअल टेक्स्ट है, उसको पढ़ने में इनके नानी मर जाते हैं। तो ऐसा हाल है। अभी पता है क्या हाल है कि ये जो धर्म है ना, उसको आप आसानी से बेच सकते हो, बहुत आसान है, सबसे आसान है धर्म को बेचना। तो उसके लिए अब जिस देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ अभी, कि पहले क्या होता था कि ये जो मेडिटेशन है या फिर जो योगा है उसको आश्रम में मिलता है, मतलब कि जाते थे लोग वहां पे, उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आता था। अभी आप इसको आसानी से ऐप पे बना के बेच सकते हो, लोगों को आसानी से लूट सकते हो। अभी आपको ना एक सवाल उठ रहा होगा यहाँ पे कि यार, तो क्या लोग इतना कुछ होने के बाद भी क्या वो सच जानना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है कि लोग जानना नहीं चाहते, लोग जानना चाहते हैं। ये जो सच का जो भूख है, किसको नहीं चाहिए यार? कौन चाहता है कि घुट घुट के मैं रहे? हर कोई चाहता है ना कि मैं खुश रहूं, सही से रहूं, चीजों को समझ के जीऊं। हर कोई जीना चाहता है। बट दिक्कत ये होती है कि जब भी आप उसके परसेप्शन के अगेंस्ट में कुछ भी बोल देते हो, वो लोग मरने मारने तक को तैयार हो जाते हैं। मतलब कि उनका हाथ भी नहीं कांपेगा वहां पे मारने में। तो ये ऐसा हाल है। अब देखो, ये तो बहुत हो गया, ये जो मैं धर्म वाले पे बोल दिया हूँ ऐसा करके। तो अब आता हूँ ना, ये जो साइंस वाले हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं ना, उनकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो चीजें चल रही है वो चलते रहेंगे। देखो, एक लेंगे साइंस का डिग्री, अब वो ये बोलेंगे कि ये जो साइंस है ना, यही सच बताने का एकमात्र तरीका है, यही है जो सच बता सकता है, बाकी कुछ नहीं बता सकता। देखो, इंडिया में अभी देखो कि ये जो साइंस जो भी लिया है उसकी बात बहुत ज्यादा होते हैं। साइंस कैसे लिया जाता है वो भी आपको पता है कि मार्क्स अच्छे थे भाई तो मैं साइंस ले लिया, या फिर एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं मैं रट लिया था, मुझे भी ये लग रहा था कि मैं तो साइंटिस्ट बन ही जाऊंगा और मैं साइंस ले लिया वहां पे। और ये देखोगे इसका जो नतीजा निकल के आया है कि इंडिया में साइंस और अंधविश्वास दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है। और इसका बेसिक एग्जांपल देखो कि आप अपना जो फिजिक्स का जो लेक्चरर्स है या फिर जो प्रोफेसर है, तो आप उनको देखोगे या टीचर देख लो कि सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स के बारे में बताएंगे, और शनि हो गया, राहु केतु के डर के नाम पे पांचों जो उंगलियां भर भर कर अंगूठी पहन के रखेंगे। और केमिस्ट्री वाले को तो देखो, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री वाले नहीं करते, केमिस्ट्री वाले को देखो तो वो पढ़ाएंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। और उसमें क्या बोलेंगे कि देखो, एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे, बट ये जो जीरो है, जो शून्य है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, और फिर बोलेंगे क्या कि देखो समथिंग केम आउट ऑफ नथिंग। भाई ये जो मतलब कि बोल सकते हो आप, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनको आप बोल सकते हो कि यार गुरुजी, आप जो नथिंग की बात जो कर रहे हो ना, ये नथिंग कुछ और नहीं है बल्कि हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें ये शून्य की बात करता है। अब देखो, शून्य को समझना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। अब शून्य किसको नहीं पता कि जीरो, जीरो का मतलब खाली, लोग ऐसे बोलते हैं बट एक्चुअल में खाली होता नहीं है। होता ही यहाँ पे क्या है कि आपके पास +5 है, तो जीरो लाने के लिए क्या करना होगा कि -5 करना होगा, है ना। अब +10 है, +10 है, -10 ऐड करना होगा, +30 है, -30 ऐड करना होगा। तो ये देखो कि अगर जो जीरो की बात कर रहा तो वहां पे जितना पॉजिटिव है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है और इक्वली मतलब कि एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि +5 है तो इधर -7 होगा, तो वो नेगेटिव में देखेगा। वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर जाता है फिर बाद में कि कैसे कैसे हम लोग वहां पे कर रहे हैं। बट अगर जो जीरो हमें चाहिए तो वहां पे प्लस चाहिए, जितना उतना ही माइनस होगा। तो आप ये शून्य है। अब देखो शून्य को अलग अलग कैसे बताया जाता है। शून्य को देखोगे तो ऐसा बोला जाता होता है ये कि ये जो अनमैनिफेस्टेड जो पोटेंशियल है, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल जो है वो, और जो मैनिफेस्टेड जो रियलिटी है, जो रियलिटी बना हुआ है, जो
दोनों एग्जिस्ट करता है, वो जहाँ पे वो शून्य है, जहाँ पे सारा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो है शून्य। अब इसको अलग अलग धर्म अपने अपना जो पर्सपेक्टिव है उसके आधार पे नाम दिए क्या, कोई बोल दिया कॉन्शियसनेस रियलिटी, कोई बोल दिया पुरुष प्रकृति, कोई बोल दिया शिव शक्ति, और कोई इसी जो शून्य है उसी को बोल दिया अल्लाह। अब देखो ये शून्य पे क्या हो रहा है कि शून्य है जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वो प्योर कॉन्शियसनेस भी बोल लो, वहां से वो इमर्ज करता है, एनर्जी इमर्ज करता है, और एनर्जी जो इमर्ज करेगा वो ग्रेविटी की वजह से उस सिंगुलैरिटी जो शून्य की बोल रहे हैं वहां पे उस सिंगुलैरिटी पे आके जुड़ जा रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो ये सारा चीजें हो रहा है वहां पे शून्य की वजह से। अब देखो मैं जिस तरह से बातें कर रहा हूँ आपको ये भी लग रहा होगा कि यार तो यार तुम तो साइंस का भी मार रखे हो, मतलब कि साइंस से तुम्हें नफरत ही नफरत है। देखो भाई पर्सनली बोलूं तो साइंस से बहुत ज्यादा लगाव है। देखो साइंस इतना खास चीज है, खास लैंग्वेज है, वो आप जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा यार कितना मजेदार चीज है, हमारी लाइफस्टाइल को कितना इजी किया है साइंस। देखो क्या क्या हो सकता है इससे। बट क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली या फिर देखो कि लास्ट डेकेड से देखोगे तो एक नया धर्म पैदा हुआ है। इतना धर्म था वो कम नहीं था, अभी एक नया धर्म पैदा हुआ है, उसका नाम पता है क्या है, वो साइंटिज्म। अब साइंटिज्म क्या होता है आप इसको समझो, जैसे धर्म में होता है ना वो बोलते हैं कि यही सब कुछ है, यही जो बताएगा सच है, सेम चीज यहाँ भी है। ये बताएगा कि साइंस ही एक है जो सच बता सकता है, साइंस ही है जो ये जो रियलिटी है उसको एग्जामिन कर सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, और मतलब कि और नहीं कर सकता। देखो एक बात सिंपल समझो, सच को बताने का एक साइंसी फेस नहीं है। समझोगे यहाँ कि साइंस जो है ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको एग्जामिन करने का एक तरीका है बस। तो ये साइंस ना कुछ और नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है जो हम कॉन्शियसली हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको हम समझ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि मेरे लिए साइंस क्या है, तो देखो मेरे हिसाब से अगर जो साइंस को देखोगे तो ये जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस को सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजन जिसको बोलो या फिर फैक्ट के साथ दूसरों को बताने का एक पर्सपेक्टिव है, एक लैंग्वेज है। मेरे हिसाब से साइंस ये है। अब देखो ऐसा नहीं कि अब देखोगे कि जो और भी साइंटिस्ट है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आइंस्टाइन के लिए। तो आइंस्टाइन ये बोले थे कि साइंस के मोरल फाउंडेशंस के बारे में बात कर सकते हो बट मोरालिटी का साइंटिफिक फाउंडेशंस के बारे में आप बात नहीं कर सकते। देखो ये साइंटिज्म वाले को थोड़ा सा चूक सकता है। देखो अब मैं इतना सारा बातें बोला हूँ कि आपको ये लग रहा है कि कितना ज्ञान फैल रहा भाई, कितना ज्ञान फैला। देखो मुझे सच बोलो मुझे ज्ञान फैलने का है नहीं, मैं ऊब जाता हूँ यार, और आपको भी सुनते सुनते आप भी ऊब जा रहे होगे। देखो मैं एक मतलब वही अजय करके एक नाम है उनको मैं देख रहा था, तो वो बोलते हैं कि ये जो विजडम होता है ना एक कन्फॉर्मिव चीज होता है जो आप सोच सकते हैं। देखो अब सिंपल सा समझो ना यार कि ज्ञान की बात है, कुछ भी कोई भी बोलेगा वो ज्ञान ही तो है ना। अब ज्ञान किसको चाहिए, किस आपको कोई ज्ञान देगा आप लोग मतलब क्या फालतू का ज्ञान क्या क्यों चाहिए, इतना भफड़ मचा वो क्या काम है, और फालतू से कोई मतलब कि फालतू का और कोई ज्ञान दे रहा या मैं कोई। देखो ज्ञान की बात मैं देना नहीं चाहता ना मैं दूंगा भी, क्योंकि मेरा ये लिख के बाहर है, तो ये ऐसा है। पर आप ये समझो कि यहाँ पे होता कैसे क्या हो रहा है कि आप जैसे ही कुछ बोल रहे हो, जैसे या मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, तो आप कोई चीज से डिसएग्री करते हो। जैसे डिसएग्री करोगे तो आप ना मुझे सुनना पसंद करोगे, और उसके बीच का जो कनेक्शन अगर जो अभी तक अगर जो वो है कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक बोल रहा है, ये जो कनेक्शन है ये भी खत्म हो गया, फालतू का क्या बोल रहा था भाई। तो ये सारी चीजें वहां पे आ जाती है, तो यहाँ पे देखोगे कि एक कनेक्शन खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पे जो चीजें खत्म हो रही थी उसको हम रिजॉल्व करने के बजाय हमारा जो ईगो है उसको डिफेंड करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है या फिर उस परसेप्शन के आधार पे जो हमारा सेल्फ इमेज जो बना हुआ है उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे कंफ्लिक्ट तो जो है उसको रिजॉल्व करने को सोचेंगे भी नहीं, तो ईगो के आधार पे हम वो सारी चीजें करना शुरू करते हैं। जैसे कि ऐसा लेते हैं कि जो हमारा सेल्फ जो इमेज है वो कभी खराब हो नहीं सकता, कोई भी कंफ्लिक्ट जो हो रहा है उसके वजह हो ही नहीं हो सकता। जैसे अभी यह जो
चल रहा है उस पे भी ये चीजें आप देखोगे कि हमारा जो इमेज जो बनाया हुआ है उसके आधार पे हमारा कोई दोषी नहीं हो सकता। तो उसके आधार पे तो एक बात देखो कि जब भी आप रियल कनेक्शन चाहते हो कि कनेक्शन बने, तो आपको जब भी कोई ब्लेम आए आपके जो इमेज बना हुआ है और परसेप्शन के अगेंस्ट में कुछ भी आए, तो आप उसको डॉज करने के लिए वो जस्टिफिकेशन का लिफ्ट मत लेके जाओ, तो वहां पे रियल कनेक्शन नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे सही और गलत साबित करने की नहीं होती है, यहाँ पे होती है कि हाँ भाई ये एक सच है जो मैं बोला भी, एक पेन है, मैं पेन कोई बोल रहा है, मैं बोला कि नहीं भाई एक कलम है, कोई बोले पेन है, कोई बोले कलम है, कुछ कोई और कुछ बोल रहा है, कोई और अलग लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है। तो ये कंफ्लिक्ट का कारण हो सकता है, कंफ्लिक्ट का वजह हो सकता है, पर जब से हम सोचेंगे कि यार ये अपना एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो वहां पे हमारा जो ये जो कम्युनिकेशन है वो और बढ़ सकता है, हमारा जो कनेक्शन है वो हो सकता है कि हाँ अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही सच को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। यार ऐसे भी देखो ये जो धर्म है ये साइंस है उनका जो सरदर्द मत बना के रखो, पर ये जो देखोगे मैं आगे बात करूंगा अभी कि कैसे हम लोग जो अभी सरकार को दोष दे रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ही है जो सब ऐसे करवा रहा है, अपना इलेक्शन की वजह से सारा चीज ऐसे करवा रहा है, बट जब पूरा जानोगे तो आपको ये समझ में आएगी यार कि एक्चुअल में सरकार भी का इसका कोई काम नहीं है। तो अब ये समाज मतलब कि सवाल आएगा कि फिर दोषी कौन, दोषी कौन है फिर? तो देख सिंपल सा एक से देखो कि सरकार के ऊपर कौन चला रहा है, सिंपल सा ऐसा देखो, जितना अभी तक हम लोग ने समझा उससे अगर जो आपको ये लग रहा है कि सारा जो भफड़ मचा हुआ है वो अंधभक्त होने के वजह से हो रहा है, तो आप गलत नहीं हो, पर आपको ना ये जो साइंस है उसका जो दूसरा साइड है उसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो फिर एक साइड से देख के चीजें वैसे ही रिपीट होते चली जाएगी। देखो साइंस को हम ये नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारी लाइफ जो है उसको इजी नहीं बनाया, साइंस हमारी लाइफ को कितना इजी बनाया है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी इधर देखो ना, रिसेंटली देखोगे एक रिसेंटली जो ब्रेक थ्रू अगर जो देखोगे साइंस में तो वो है एआई। अब एआई का फायदा क्या हो रहा है कि ये जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फिर जो गुड्स है और जो सर्विसेज है ये भी बढ़ जाएगा। अब ये जो बढ़ेगा तो जो लोग हैं उनको फायदा होगा ना, पर होगा उल्टा। देखो उल्टा होगा, कैसे होगा? क्योंकि हम लोग रहते हैं कहाँ, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे पैसा मैटर करता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो पैसे मिलेंगे या फिर जो ये बोलो कि प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? ये जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं या फिर जो अमीर है उनको मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा ना। तो देखो कि ये जो अमीर जो लोग हैं और ये जो जिसका जॉब जाने वाला है, ये दोनों के बीच में गैप कितना बढ़ेगा, और जब गैप बढ़ेगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम से परफेक्ट सिनारियो बन रहा है वो जो फैसिज्म है उसका। और ऊपर से अभी देखो कि ये जो डिक्टेटोरियल लीडर्स हैं उसका तो जो गंध है वो तो मिल ही रहा है, ऊपर से ये जो फैसिज्म है वो भी आएगा, दोनों देखो कितना मिलके कितना डरावना हो सकता है, पर हम लोग जाने अनजाने में इसको और बढ़ावा देते जा रहे हैं। देखो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इससे सबका भलाई होना चाहिए था, सबका होना चाहिए था। और देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेशन सेक्टर है और जो फिर देखोगे कि हेल्थ सेक्टर है उसमें इसका फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा, पर ये जो गैप बढ़ेगा अमीर और गरीब के बीच में, जो गैप बढ़ेगा सोसाइटी कितना खराब हो सकता है। अभी देखो ना, सिंपल सा देखो कि अभी इतना सा गैप है, इतना फैला हुआ है, फूला हुआ इतना है, अब सोचो कि इतना फूले मतलब फैलेगा तो कितना फूल जाएगा, वो तो आप इमेजिन भी नहीं करोगे, अब करो भी मतलब कर भी सकते हो, तो सोचो कि क्या हाल होने वाला है। और एजुकेशन सेक्टर की भी बात करो या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करो तो आपको पता ही है कि क्या हाल है उसका। अब ना एक बात खुद सोचो कि ये जो एनर्जी कंपनियां हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा कब होता है? जब ये एनर्जी का क्राइसिस होता है, जब क्राइसिस होगा तभी तो फायदा होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है। अब दूसरा सोचो कि ये जो
मिलिट्री इंडस्ट्रीज है उसको कब फायदा होगा सबसे ज्यादा? जब वार होगा। आप सोचो कि ये जो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां होगा है, अब उनको कब फायदा होगा? obvious सी बात है, पेंडेमिक आएगा, जो जब आएगा तब। तो आपको ये नहीं लगता कि ये पहले से प्रिप्लान्ड है या फिर क्रिएट किया जाता है? देखो ये जो एलीट लोग है ना, इन लोगों को तब भी फायदा होता है जब समाज में एकदम से बुरा जो दौर जिसको बोल सकते हो उस दौर से गुजर रहा है, तब भी इन लोगों को फायदा मिलता है। तो हम देखो कि किस तरह का जो रियलिटी क्रिएट कर चुके हैं और किस तरह का रियलिटी हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं और करने वाले हैं। आप खुद सोच सकते हो इस चीज को कि कितना डरावना होने वाला है ये सारी चीजें। फिर भी जब ये जो एलिट लोग है ये हम लोग बोलते हैं कि नहीं देखो, हम प्रॉफिट जो है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग ये जो मोरालिटी है, ह्यूमन लाइफ है या फिर जो एथिक्स है उस पर ज्यादा हम लोग को ध्यान देते हैं। तो भाई ये चीज दिखती क्यों नहीं है? सिंपल सा सवाल ये है ना कि ये दिखती क्यों नहीं है? जब ऐसा है तो दिखना चाहिए था ना। हम लोग को देखो ऐसा लगता है कि हम लोग ना ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, बट एक्चुअल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो हम लोग रहते कैसे हैं? हम लोग रहते हैं ये शैडो ओलिगार्की में। ओलिगार्की क्या होता है? तो ओलिगार्की देखोगे तो ये जो पावर है ना, गवर्नमेंट का जो पावर होता है कुछ ही लोगों के पास होता है। और कुछ लोग कौन है? जो एलिट बोलो या फिर प्रिविलेज्ड बोलो, नाम लेने की तो जरूरत नहीं लग रही ना। हाँ ये ठीक है। तो अब उन लोगों के पास पावर रहता है। अब डेमोक्रेसी समझोगे तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अनकॉन्शियस मास है जिनको ये डायरेक्शन दिया जाता है। मतलब ऐसे समझो कि जिनके पास वो नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जाना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए थे। तो उन लोगों को गाइड करने के लिए, उन लोगों को शेप करने के लिए किसी एक के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, जिसको हम लोग राजा बोल रहे हैं। अब ऐसे बोले तो इस तरह से डेमोक्रेसी काम करती है इधर। पर देखोगे कि यहाँ पे कि जब जो ओलिगार्की है, और एक्चुअली अभी ऐसे देखो ना कि अभी हमारा जो करंट सिस्टम है हम लोग को इस तरह से अंधा बना दिया है कि वो लोग जो ओलिगार्क्स है, वो लोग जो रूल कर रहे हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबल ऐसा दिखना चाहिए कि कौन जो रूल कर रहा है वो खुद दिखेंगे ही नहीं। वो जो ओलिगार्क्स है वो दिखेंगे ही नहीं कि हाँ वो रूल कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है ये रूल करने के लिए, प्रॉक्सी रूल कर रहा है, ये चीज वहां दिखेगा ही नहीं। तो ये अब देखो कि फिर भी तो हम तो ये तो देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो उन लोगों को कंट्रोल कैसे करता है? सिंपल से एक तरीका होता है, पहले ये जो सोसाइटी है उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर लो। जब सोसाइटी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करोगे आप, तो उसके आधार पे वो कोई एक लीडर को चुनेंगे, कोई एक पॉलिटिशियन में आएगा पावर में। अब उसको जब वो पावर में आएगा तो उसको हम लोग प्रॉक्सी रूल करेगा वो लोग, और फिर चलेगा। ऐसे काम करती है। पर हम लोग गाली किसको देते हैं? या तो लेफ्ट विंग हो या फिर राइट विंग हो, कोई विंग हो, हम लोग गाली तो देते हैं वही जो पॉलिटिशियंस है उन लोग को ही देते हैं, वो लोग को ही देते हैं। और ये जो डिसीजन मेकर्स है वो पतली गली से निकल गया, बोले कि भाई हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है, जो कर रहे थे ये लोग कर रहे थे, अपना में देख लो। और उसके बाद ब्लेम क्या आया जाता है? जो जो लोग है, जो जनता है, उस पर ब्लेम क्या डाला जाता है कि देखो आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मैटर करता है, किस बकलोल को आपने यहाँ पावर पे दे दिया है, मतलब किस बकलोल को आपने पावर में दे दिया है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कैसे हो रहा है। एक्चुअली पता क्या है, ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये अंदर ही अंदर वो डिवीजन करती है, अस वर्सेस देम कर देता है। ऐसा माइंडसेट कर देने के बाद आसानी से रूल किया जा सकता है। और इसका जो वजह है, देखो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जो देश का दिक्कत है, देखो आपका देश का कोई दिक्कत नहीं है, देश में जो लोग है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। इसका वजह ये है कि ये जो अस्पष्ट आधुनिक निरर्थक विचारधारा है वो है, क्लियर नहीं है ना। और जो नेशनलिज्म की जब बात हम लोग करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो सोचो कि अगर जो देश के अंदर ही आर्टिफिशियल डिवीजन ला दिया जाए, कितना आसानी से रूल किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा डिवीजन होगा उतना आसानी से हम लोग रूल कर सकते हैं। तो वैसा ही किया जाता है ना। और देखो ये चीज आपको अभी भी दिख रहा है ना, दिखता ही है। तो वैसे करके रूल करेंगे, और वो किस डायरेक्शन में हमें लेके जाएंगे, तो उनका जहां पर्सनल गेन होगा वहां पे उस डायरेक्शन में हमें डालेंगे कि इस डायरेक्शन में चलना हो।
और उसके बाद अपना पर्सनल गेन लेंगे और मजा करेंगे। देखो, उन लोगों को ना देश से मतलब है, ना ही देश में रहने वाले लोगों से। हम ना ये जो क्राइसिस में मरते रहते हैं, हम लोग इतना सोचते हैं उन लोगों के बारे में, उस सिचुएशन में भी वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। हम लोग तो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं उन लोगों के बारे में। पता है, एक चीज जो मुझे लगता है कि ये जो इतिहास है ना, इस इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम अगर जो होने वाला है तो वो है डेमोक्रेसी। देखो, ये बात आप भी जानते ही होंगे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री था, मतलब कि वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री था। अब देखो, ये वेल्थ में सिर्फ नहीं था बल्कि नॉलेज में भी था, है ना। तो आपको ये लग रहा है कि इंडिया को ये जो ब्रिटिश है उसने डुबा दिया। मतलब ऐसा सोचो कि एक छोटा सा कंपनी है, वो भी इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और वहां से बैठ के पूरा इंडिया का हिस्ट्री बदल दिया, पूरा हिस्ट्री बुक ही चेंज कर दिया अपने हिसाब से। तो एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि 19th सेंचुरी में वर्ल्ड का सबसे वायलेंट कंट्री कौन था? देखो, एक हिंट मैं दे देता हूं कि ये जो कंट्री है उस टाइम वर्ल्ड का मोस्ट डेमोक्रेटिक या सेकेंड मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री था, तो वो है ब्रिटेन। हाँ, मतलब कि देखो, ऐसे है कि आप घर में डेमोक्रेटिक हो सकते हो, पर बाहर जितना हो सके बेशर्मी से बेरहमी से इंपीरियलिज्म चला सकते हो। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वायलेंट कंट्री 1950 के बाद कौन था? ये है आपका फेवरेट, यूनाइटेड स्टेट, यूएस। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये जो लॉजिक है, रीजन है, इसको, उसका जो ज्ञान है उसको पेलने में तो सबसे आगे रहता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये जो सो कॉल्ड एनलाइटेंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना आपका, वो एक तरह से समझोगे कि राक्षसपन का सिंबल है हमारे हिस्ट्री के लिए। ये अभी देखो जो गजा का जो हाल है वो है, ये जेनोफाइड पे जेनोफाइड किए। इनको ना ये जो लॉजिकल बोलो, रीजनेबल, और क्या क्या बोलते, कुछ क्या क्या टच में दे सकते हो, लॉजिकल, रीजनेबल और रैशनल। ये जो वेस्टर्न पावर है ना, 500 से ज्यादा नेटिव कल्चर को खत्म कर दिए, और उन नेटिव्स को पता है कहाँ फेंक दिए? जहां सबसे ज्यादा कचरा था वहां पे उठा के फेंक दिए। कितने सालों से देखो ना कि ये जो अफ्रीकन है उसको सिस्टमेटिकली डी ह्यूमनाइज किया गया, स्लेब बना के रखा गया। कैसे ये जो मुस्लिम है उन लोगों को ये जो टेररिज्म है उसका सिंबल बना के रख दिया गया। अब देखो तो नाम्बिया, कॉन्गो, अल्जेरिया, बोस्निया, कितने सारे, आँख खोल के आप हिस्ट्री देखो तो सही। आप सर्च करो कि द जिप्सीज, हॉलोकॉस्ट, मैं नाम बताता रहूंगा, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो रैशनैलिटी सेंस की बात जो करते हैं ना, मजाक नहीं लगता। मतलब ये ऐसा है कि आप घर में जितना हो सके बच्चे पैदा करो, उसके बाद बोलोगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, बाहर को, बाहर वाले को, सबको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। ये वैसा तरह का बेहुदा मजाक है, एक तरह से समझो। ये अगर जो बेवकूफ़ी के तौर पे देखो ना, तो ये उस तरह का बेवकूफ़ी है जैसे खुद को ये समझना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। देखो, ये उतना ही बेवकूफ़ी है। एक ऐसा सोसाइटी बना के इन्होंने रख दिया है जहां जो पैसा है, पैसा को भगवान बना दिया, और जिसके पास पैसा है उसको पुजारी, और सारा ऑथोरिटी इन लोगों ने उसको दे दिया। ये जो पोप है, ये जो चर्च है, उसके पास अभी भी वो जो ऑपरेसिव डिक्टेटोरियल पावर है अभी भी है। उन्होंने ये जो पैपल टायरनी जो है उसको हटाया नहीं है, बस उसको ना क्या किया है कि मोरालिटी फ्री प्राइवेट सेक्टर में बस बदल दिया है। तो इसमें बहुत सेंस भी बनता है ना, लॉजिक भी लग रहा है, रैशनैलिटी और रीजन भी इसमें देखिएगा कि जो गरीब है वो बीमारी में फट गल के मर जाए। हर ह्यूमन इंटरेक्शन, हर ह्यूमन एंडेवर, मतलब कि आप चाहे खुद का एक गोल सेट किए हो, उसको अचीव करने के लिए आप पूरा घिस दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा जब तक उससे कमाया नहीं जा सकता, उसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसमें बहुत रीजन दिख रहा है ना, बहुत लॉजिक भी दिख रहा होगा, और इस बात को सोसाइटी को एक्सेप्ट करना ही होगा, एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे जितना भी भद्दा क्यों ना हो, चाहे जितना ही गंदगी इसमें क्यों ना पड़ी हो, इसको एक्सेप्ट करना होगा, रिस्पेक्ट देना ही होगा। ये है, और पता इसलिए मैं इसका एक नाम दिया हूं, एनलाइटेंड कैपिटलिस्ट। अब देखो, देखो नाम अच्छा है ना, नाम अच्छा होना चाहिए। अब देखो, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं कि
देखोगे कि इनका एक सीक्रेट सोसाइटी है, नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं है पता नहीं, बट इसका जो है वो नाम है वर्ल्ड फ्री मैसनरी। अब ये जो है कि वर्ल्ड मैसोनिक हेडक्वार्टर है, वहां उसका जो गेट है उस पे लिखा हुआ है, लैटिन में लिखा हुआ है ऑर्डो एब केओ। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले आपको जो केओस है उसको क्रिएट कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कीजिए, उसके बाद उसको कंट्रोल कीजिए। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, ऑर्डो एब केओ, ये है इनका कॉन्सेप्ट। अब क्या हो रहा है कि जब भी लोग मरेंगे, हाँ, जब एक क्राइसिस बोला कि जो केओस होगा तो लोग मरेंगे, तो मरने से लोग डरेंगे। तो अब उस जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो केओस हुआ था, उसके वजह से सिचुएशन क्रिएट हुआ था, अब उसको जस्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट आएगी। अब उसके जस्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट आएगी, पर वो जो केओस क्रिएट हुआ था, जो खुद की गलतियां जो छुपाने के लिए क्रिएट किया था इन्होंने, अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, मिलिट्री आएगा, मिलिट्री को फुल पावर दे दिया जाएगा। अब वो जो मिलिट्री है वो अपना फुल पावर से उसको कंट्रोल करेगी, तो जो जनता है, जो लोग है, वो ओबीडियंट हो जाएगी कि हाँ जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है इसको, तो अब जनता मानेगी। अब क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से उसको एक अपने, मतलब कि ऐसे समझ लो कि अपनी मर्जी से सारी चीजें काम करें, चलाएगी, ये गवर्नमेंट हो। और यही वजह है कि आप देखोगे कि वर्ल्ड वार होता है, वार हो रहा है, ये जो ब्लड शेड हो रहा है, इतने जो कंफ्लिक्ट पे कंफ्लिक्ट पैदा किए जा रहे हैं, ये जो फैमिन है, ये सब हर जगह कहीं ना कहीं दिखते रहता है आपको। इनका एक सिंपल सा फंडा होता है कि कंफ्लिक्ट उसको फिर कंट्रोल करना। पता, ये जो यूनाइटेड नेशन जब से क्रिएट हुआ है ना, तब से सबसे ज्यादा वार हुआ है। अभी हम लोग को ये लगता है ना कि ये जो कंफ्लिक्ट होता है एक क्राइसिस है, नहीं, कंफ्लिक्ट जो होता है एक क्राइसिस नहीं है, इनके लिए एक बिजनेस मॉडल है। पता, ये जो वार होता है उसमें जो लोग जीतता है ना, वो एक भी बुलेट नहीं चलाता है, पर क्राइसिस बोलो जो वार है, उसके बाद जो सिचुएशन होता है कितना खराब होता है, इकोनॉमिक एकदम से डूब जाता है, तब हमारे पास एक ही सेवियर बचता है, वो है बैंक। अब बैंक में जाने के बाद क्या होता है, टोटल कंट्रोल। देखो कैसे घुमाया जाता है। अब ये सोचो कि अगर जो लोग हैं वो समझ जाए कि जो वार होता है उससे किसका फायदा होता है, तो ये वार नहीं होगा। जब वार नहीं होगा तो दिक्कत तो इन लोगों की होगी। तो अब जो एलिट है वो, उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते जाओ, जितना हो सके डर फैलाओ, और उसके बाद दोनों साइड को फंड करो और अपने हिसाब से हिस्ट्री छापो। पता, ये जो पीस जो शब्द है, शांति जो शब्द है, इसको अच्छे तरीके से बेचा गया। आप ना ये समझो कि ये जो पीस है, जो शांति और लिबरेशन, दोनों में फर्क होता है। शांति, लिबरेशन, जो मुक्ति की बात है, वो दोनों में फर्क होता है। आप चाहे कुछ भी कर दो, उसके बाद भी आप शांति में रह सकते हो, पीस में रह सकते हो। मतलब ऐसा है कि आप कुछ भी गलत करोगे फिर भी पीस में रह सकते हो। आप के पास, मतलब कि आप ऐसा सोच लो कि आप एक गुलाम भी हो तो भी आप उस पीस में रह सकते हो। तो यहाँ पीस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लेना देना है लिबरेशन का, मुक्ति का। हमें मुक्ति चाहिए, ना कि पीस। पीस जो वर्ड है ना, ये यूनाइटेड नेशन का चलाया हुआ एक वर्ड है, और इसके वजह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब देखो, हमने बाद की आपका जो सवाल है, अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि तो चाहे हम कुछ भी करते, हमें तो शांति चाहिए ही होता है, हमें तो लास्ट में शांति ही चाहिए ना भाई। देखो, हाँ शांति चाहिए, इसमें कोई बात का कोई डिनाई नहीं कर सकता, पर ये जो शांति है तभी मिल सकता है जब वो बोल सकते हो कि ये जो मुक्ति है, जो लिबरेशन है, वो मिलेगा। मतलब कि ऐसा होगा कि जब सब इक्वल होंगे तभी ये सारी चीजें हो सकती है, वो जो शांति है वो मिलेगा। और यहाँ देखो, कोई इक्वल नहीं है, हम इक्वल नहीं है, हम सब बस वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसका पार्ट है। अब उसका पार्ट है तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा समझो कि एक सिंगल सच है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, उसको हम लोग अपने अपने हिसाब से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जान रहे हैं। मतलब ऐसे समझो कि अब एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, उसका सब्जेक्टिव अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं उसको। अब उस एक्सपीरियंस आप कैसे कर रहे हैं, मतलब कि जो सिंगल जो
ट्रूथ है, जो सच है, एक ही सच है, उसको हम लोग जो अपना कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो भी सेम ही रियलिटी में। कैसे? अब इसको समझने के लिए हमको ये जो इंटेंगलमेंट है उसको समझना होगा। तो मैं ये इसको बाद में समझा दूंगा, पर ये बात जो हमारा जो टॉपिक है उस पे आता है कि हमें जो ये लग रहा है ना कि ये हिंदू मुस्लिम है, कि भाई ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है, ये दोनों साइड फंडेड वार है, दोनों साइड फंडेड वार है। और इसका फायदा किसका हो रहा है? वो जो थर्ड पार्टी जो कैपिटलिस्टिक गेन कर रहा है उनका फायदा हो रहा है, उनका ये फायदा हो रहा है। आपको ये जानना है कि कैसे एक जो टेररिज्म है उसको फंड किया जाता है, कैसे टेररिस्ट जो मुस्लिम है उसको टेररिस्ट का एक सिंबल बनाया गया। आपको ये जानना है। देखो, पहले हम लोग बात करते हैं अपना जो देश में चल रहा है उसके आधार पे, फिर देखते हैं कि कैसे ये जो टेररिस्ट है जो इस्लाम है वो सिंबल बन गया उसका, वो कैसे जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है वो यूज किए इसको। तो पहले अपना देश में देखो कि अभी देखो हम लोग पाकिस्तान को पेल दिए, पाकिस्तान को पेलते आए हैं, अभी पेल रहे हैं, तो खुशी वाली बात हो रही होगी। पर देखो एक चीज को ना ये समझना जरूरी है, और देखो ये बात मैं मानूं या ना मानूं, कोई माने या ना माने, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो टेररिज्म है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। ये जो टेररिस्ट अटैक होता है उन लोगों को उस तरफ से सजा मिलनी चाहिए जिस तरफ से दिया जा सकता है। आपके घर में हो, किसी के घर में कोई अटैक करता है तो आप क्या करोगे? सिंपल सा तरीका है। पर इसको एक वार के पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत जरूरी है। देखो वार के बाद क्या होता है वो मैं बता ही चुका हूँ कि टोटल कंट्रोल होता है वो जो कैपिटलिस्ट जो है उनका जो बैंक है उसके पास टोटल कंट्रोल हो जाता है। और ये देखो कि ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो है वो कैसे ये जो इस्लाम है उसको यूज करके, ये जो लोग है उसको, उसकी जो गरीबी है उसको यूज करके अटैक करवाते। और अटैक क्यों करवाते? ताकि इसके इनके बीच में वो डिवीजन बना रहा है। और डिवीजन क्यों बना रहा है ये बात भी मैं बात कर चुका हूँ कि वो देखो गवर्न करना चाहते हैं, तो गवर्न एक साथ अगर जो कोई लोग है तो उसको आसानी से तो आप गवर्न नहीं कर सकते है ना, तो उसमें क्या करोगे कि डिवीजन डाल दोगे, डिवीजन क्रिएट करोगे। अपना देश का जो पार्टीशन हुआ उसका भी सेम हाल वही था कि इतना बड़ा देश है, आप इसको एक साथ में कंट्रोल इतने दिनों तक रख के रहे हो, फिर अगर जो चाहोगे तो कैसे कंट्रोल करो? बीच में डिवीजन डाल दो, धर्म डाल दो, वहां से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीज होता है किसी भी चीज को डिवाइड कर कर उसको कॉन्कर करने के लिए, उसको रूल करने के लिए। ये धर्म जो है वो बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये देखो कि देखो अभी इंडिया क्या होता कि ऐसा बोला जा रहा था कि इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने वाला है, ये तो सुनने को मिल रहा था। तो देखो जो लोग आप मान के चलो कि आप ग्लोबल पावर बन रहे हो, तो ग्लोबल पावर जब बन रहे हो तो अपने हिसाब से सारी चीजों को कोशिश करोगे कि जो अच्छा है सबके लिए उसके हिसाब से करोगे। विश्व गुरु अगर जो बनने की बात करते हो तो उस तरफ से देख के चलोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना कि मेरे ऊपर कोई और आके अपने हिसाब से चीजें करेंगे, तो क्या करेंगे? वो डिवीजन डालेंगे। इसलिए वो लोग इन लोगों को फंड करेंगे और उसके बाद इधर भेजेंगे। देखो हम लोग बहुत लकी होते हैं, बहुत लकी हैं, एटलीस्ट हम लोग को ये जानने को मिलता है कि कोई भी जो रिलीजन है, कोई भी धर्म है, किसी भी इंसान को मारने की परमिशन नहीं दे सकता। हम लोग बहुत लकी है, बट हर कोई नहीं होता। अब किसी को पैसे की जरूरत है वहां पे, और उनको उस तरह से उसके धर्म के बारे में बताया जाता है, प्रीच किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो वो लोग उस तरह से कर रहे हैं। तो देखो हम लोग जो आ रहे हैं उसको मारने पे लगे हुए हैं, पर उस पे नहीं, जो भेज रहा है उसको पकड़ो, उसको पकड़ के कूदो, ये चीज होना चाहिए। और जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है यही चीज कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे फिर रूल करेंगे। अब देखो ये चीज थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि लग रहा होगा कि फिर इस पे कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग जो है इस पे सिंबल बनाया, इसको यूज किया गया। देखो बेसिक तो है ये है, तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। 9/11 का नाम सुना है ना आपने? 9/11 जो 2001 में यूएसए में हुआ था, जो एक बोला जाता है कि बहुत ही इतिहास का डेडली टेररिस्ट अटैक था। उसमें पता है 3000 के आसपास लोग मरे थे, 2997। अब उसमें क्या हुआ था कि 19 जो आतंकवादी थे वो 4 एयरलाइंस को हाईजैक कर लिए, और उसमें से दो जो एयरलाइंस है उसको ट्विन टावर जो वो लोग की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था
न्यूयॉर्क सिटी में, उस पर क्रैश करवा दिया। तीसरा जो एयरलाइंस था उसको अटैक करवाया पेंटागन। पेंटागन ये है जो यूएस का जो डिफेंस है उसका हेडक्वार्टर, जो पेंटागन, उस पर करवाया तीसरा। चौथा हुआ तो उसमें ये बोला जाता है कि उसमें जो लोग थे ना, जो पैसेंजर थे, वो रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से वो जो फोर्थ है वो पेंसिल्वेनिया पे क्रैश हुआ। ये चारों का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया जाता है और बोला जाता है कि ये इस्लामिक टेररिस्ट अटैक था। जो करवाया कौन? अल कायदा जो ग्रुप है वो करवाया 2001 में। एक कहानी है, देखो मतलब कि ये जो है वो है। अब ज्यादा डिटेल में आप विकिपीडिया पर पढ़ लो, पर इसका जो सवाल है इतने अजीब क्यों है? तो देखो, पहला सवाल ये था कि क्यों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ऑनर है 9/11 के 6 वीक्स पहले, मतलब 6 सप्ताह पहले ही मैक्सिमम इंश्योरेंस अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक लेकर आया था। क्यों लेके आया था 6 वीक्स पहले? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, जो ऑनर है वो टावर में हमेशा ब्रेकफास्ट हमेशा करता था, पर उस दिन नहीं किया। बाद में जब इंटरव्यू लिया गया तो पूछा गया उनसे कि उस दिन आप क्या हुआ था जो आप वहां पे नहीं किए? तो ये नर्वसली बात बोले कि मेरी जो वाइफ है उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं चला गया था। ये नर्वसली उन्होंने बोला था। दूसरा सवाल है। तीसरा ये है कि सितंबर 11 की एक दिन पहले क्यों रमफेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कोई अता पता नहीं है? तीसरा सवाल। चौथा है, क्यों सीएनएन अटैक से पहले कैमरा क्रू लेकर रेडी था? पांचवा है, क्यों अटैक के जस्ट पहले एयरलाइन कंपनीज के अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड परचेज किया गया था? पांचवा। छठा है, देखो जब भी बम ब्लास्ट होता है तो लोग मर जाते हैं, मतलब कि सब कुछ खत्म हो जाता ना, पूरा जल जाता, और ऊपर से एयरलाइंस था, सब कुछ खत्म हो गया। तो उसमें क्यों ये जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, उनका पासवर्ड ही सिर्फ क्यों बचे? उसका पासवर्ड कैसे बच के रह गया? पासपोर्ट जो है कैसे बच के रह गया, वो है छठा। सातवां है कि क्यों 9/11 के एक साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें ये लिखा था कि उन्हें अगर जो मिलिट्री पावर को वर्ल्ड वाइड एग्रेसिवली एक्सपैंड करना, फैलाना है, तो ये जो पर्ल हार्बर जैसा एक इवेंट चाहिए होगा जिससे वो जो पब्लिक सपोर्ट उसको मिलेगा। ये सातवां है। देखो ये सारा जो डॉट है इसको आप जब कनेक्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिसको हम दुश्मन मान रहे हैं वो एक्चुअली में हमारा दुश्मन है ही नहीं, उसको हमें उस तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो हमारा दुश्मन है। ये कुछ यहाँ पे है ही नहीं हो। और ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन कर सके। वो अपना जो बिजनेस है उसको रन कराने के लिए इस तरह से प्रोपेगेंडा बोलो, ये सारी चीजें चलाई जा रही है। देखो ये बात अभी जिस तरह से हाल चल रहा है इस टाइम बोलना थोड़ा सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट ये सच है। देखो जो आतंकवादी होता है ना, उनका कोई रिलीजन नहीं होता। कोई रिलीजन ना कल था ना आज होता है। आतंकवादी होता है, कोई रिलीजन नहीं था। क्यों मैं बोल रखा हूं, कैसे हो रहा है, वो आप समझ सकते हो। और देखो एक बात ध्यान देखो चाहे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया हो, चाहे जो भी हो, आप रील्स पे देख रहे हो या फिर गवर्नमेंट फंडेड चैनल नहीं हो, और चाहे जो भी हो, कोई भी कुछ भी बोले, आप अनकॉन्शियसली उनकी बातों को सुनकर आप कूदना शुरू मत कर देना। नहीं तो देखिए ये देश आपका है, आपको देश के बारे में सोचना है, क्योंकि लोग जिस तरह से चल रहे हैं अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप अगर जो देश के बारे में नहीं सोच सकते मत सोचिए। यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में भी नहीं सोच सकते मत सोचिए। एटलीस्ट अपने बारे में सोचिए, कॉन्शियसली हो कि इतना तो सोचिए कि वार होने से क्या हो सकता है। देखो जो लोग गलती करते उनको सजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीजें तो जो अपने देश में चल रहा है उसके आधार पे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो इस्लाम है उसको वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट है वो एक सिंबल बनाया। देखो अभी तक जितना भी हम लोग समझे, ये समझिए कि कैसे फंड किया जा रहा है, कैसे हम लोग किसी एक चीज को टारगेट करते हैं, उसके आधार पे फिर मतलब कंफ्लिक्ट लाते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। देखो ये अब ये समझते हैं ना कि इसको फंड कौन कर रहा है।
वो क्यों कर रहा है, तो अब इस पे बात करते हैं। देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो वेटिकन ओन करती है। मतलब ऐसा समझो कि जो रोम है, रोम गिरा, रोमन एम्पायर खत्म हुआ, तो उसका वेल्थ है वो कहाँ गया, तो वेटिकन में, वेटिकन के बेसमेंट में। देखो रोमन एम्पायर कैथोलिक चर्च बना, ये जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बैंक बना, यूएसए ये मिलिट्री बना। देखो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट अगर जो आपको इसके बारे में जानना है तो सर्च करो कि अबाउट रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वार्बर्ग फैमिली, ओपेनहाइमर फैमिली और शिफ फैमिली, ऐसे सर्च करोगे आप पता चल जाओगे। देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि एक बंदा था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। वो क्या किए थे कि जो रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग सिस्टम है उसका जो कबाल है उसको रिजेक्ट कर दे, ये जो फेडरल बैंकिंग सिस्टम है उसको रिजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इनका खुद का मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम बने, पर क्या हुआ कि इनको मार दिया गया। अब देखो कि और कौन कौन करना चाहता है, जॉन एफ कैनेडी 35th यूएस प्रेसिडेंट, कि मुअम्मर गद्दाफी, तो ये दो है, दोनों को मार दिया गया। अब देखो कि अभी हाल में कौन करना चाहता है, वो हमारे पुतिन चाचा। तो अब क्या होगा कि ये जो पुतिन चाचा जो है इनका जो रेजिमे है उनको उसको चेंज करना होगा, या फिर उनको मारने की कोशिश चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एलएलसी है वो नहीं चाहती कि कोई सेंट्रल बैंकिंग को, सेंट्रल बैंक को वो रिजेक्ट करे, कोई नहीं, मतलब कि उसको रिजेक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्ल्ड गवर्नेंस है जो फल फूल रहा है वो खत्म ना हो जाएगा। अब इसके वजह से देखोगे कि इतना सारा जो एजेंडा आ रहा है, जैसे कि देखो ये कि द ग्रेट रिसेट, एजेंडा 2030, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो है तब वो जो वर्ल्ड गवर्नेंस है उसके लिए ही हो रहा है। ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन होता है ये रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग सिस्टम है ना उससे फंडेड होता है, उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखो इतना सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा सीरियस बातें हो रही है। देखो जितना आप सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा ये सीरियस है, पर अब ना मूड को थोड़ा हल्का करता है। तो एक सवाल सिंपल सा उठता ही है कि यार इतना कुछ तो पहले से लगी हुई है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब जो चल रहा है चलने दो, क्या ही कर सकते हो उसमें, ये सवाल हो सकता है। देखो इसको रोकने का एक उपाय है कि हम सब एक साथ मिलके चलेंगे, तो एक साथ मिलकर इस गेम में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो हो जाएगा। अब एग्जांपल देता हूँ कि जब आप इमेजिन करो कि सारे लोग एक साथ मिलके बैंक चले जाए और जितना पैसा है एक बार में वो विथड्रॉ कर ले, वापस ले ले, तो क्या होगा, बैंक जो है वो पैसा दे नहीं पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि उसके पास 15% ही जो पैसा होता है वो अवेलेबल होता है। बाकी क्या होता है, बाकी जो होता है वो बाइनरी डिजिट में वो कोडेड होता है कि आपके अकाउंट में शो करेगा कि हाँ आपका पैसा इतना है। तो ये ऐसा हाल होता है। अब क्या होगा, जैसे ही आप एक बार में सारे लोग चले जाते हैं और वहां से बैंक से पैसा वापस मांगते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। देखो हमारे पास ना पावर भर भर कर है, पर उसके साथ भर भर कर एक चीज और है, वो है डर, कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। ये जो डर है ना, वो जो ट्रैप है वो पहले से बिछाया हुआ है। तो ऐसा सीन है। देखो बहुत सारी चीजें इधर उधर की हो गई, अब सीधा आते इंडिया की बात करते, थोड़ा इसको इंडिया को सीन में लाता है। आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया गरीब देश है ना, आपको लगता है क्योंकि हमारी हालत देखो फटी हुई है। तो इंडिया गरीब देश है ऐसा लग रहा है सबको। देखो कोई देश ना इस पृथ्वी पे गरीब नहीं है, कोई नहीं बोल सकते, पर ज्यादातर देश गरीब नहीं है, ज्यादातर देश अमीर ही है। हाँ उसका उस देश का जो जनता है वो गरीब हो सकती है, पर देश का नहीं बोल सकते। कैसे नहीं? तो फिर सोचो कि कैसे बाहर की जो कंपनियां हैं वो उस गरीब देश में आएगी पैसा कमाने, हो ही नहीं सकता ना। बाहर से लोग आते हैं, करोड़ों बनाते हैं, करोड़ों खोदते हैं, करोड़ों लूटते हैं। देखो ये जो कैपिटलिस्ट यूरोपियन है या फिर जो नॉर्थ अमेरिकन है, आए रिसोर्स लेके गए, करोड़ों का रिसोर्स लेके गए, जो स्लेव है उसको ले गए। देखो वीजा वाले की बात नहीं कर रहा, बट फिर देखो इधर जो चीप लेबर्स है वो लेके गए। पता है हमारा जो देश है ना वो अंडर डेवलप्ड देश नहीं है, हमारा देश जो है वो एक्सप्लॉइटेड है।
देखो ना कि अगर जो कैपिटलिज्म को देखोगे, ये फॉलो करता है इनफाइनाइट ग्रोथ की बात करता है, पर रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना। मतलब ऐसा देखो कि एक हाथ में लगातार एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन होता जा रहा है, एंडलेस एक्यूमुलेशन है, बस जमा करते जा रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। प्रॉफिट की बात देखोगे तो फायदा भी बिना लिमिटेशन का हो रहा, बिना लिमिट का हो रहा, होता जा रहा है। और दूसरा फाइट देखो, दूसरा फाइट ये है कि हमारे पास फाइनाइट वो जो प्लैनेट्स है फाइनाइट है, रिसोर्सेज जो है फाइनाइट है, जो इकोसिस्टम है वो भी फ्रेजाइल है। तो दोनों ऐसा है, दोनों उल्टा। तो जब भी एक दिक्कत ये यहाँ पे हो जाती है कि जब भी एक्सप्लॉइट होता है तो वहां पे एक लिमिटेशन डाल दी जाती है। कैपिटलिज्म इन्वायरमेंट जो है उसको अगर जो मैप डिफाइन करो तो क्या हो सकता है, तो ये है, अगर जो सेलुलर बायोलॉजी है उसके हिसाब से बोलूं तो ये एक कैंसर है। हाँ, ये जो कैपिटलिज्म है एक तरफ का कैंसर है। अभी पता है ये जो कैपिटलिज्म है ना, वो हम लोग लास्ट स्टेज पे ले आए हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म जो है उसको पीक तक पहुंचा दिए। अब इससे क्या हुआ है कि हम पे कंट्रोल करना आसान हो गया। अब खुद सोचो कि जितना हम अलग होंगे उतना ज्यादा हमें डर फैलाया जा सकता है। जितना हम अलग होंगे उतना ज्यादा डर फैलाया जा सकता है, उतना ही ज्यादा डिमोरलाइज भी किया जा सकता है। किया जा सकता है मतलब ऐसे सोच लो कि अब ऐसे सोच लो कि कोई एक ऐसा नेशन तैयार किया जाए जो हेल्दी हो, एडुकेटेड हो और कॉन्फिडेंट हो, तो गवर्न जो करेगा, जो अभी वर्ल्ड गवर्न की बात हम लोग कर रहे थे, वो चीज नहीं हो पाएगा। पर हम लोग जैसे इंडिविजुअलिज्म जितना बढ़ा रहा है उसके आधार पे उसको आसानी से किया जा रहा है, जो कि दिख रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोचो कि ये जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, जितना भी पॉपुलेशन है उसका जो टॉप 1% है उसके पास वर्ल्ड का 80% वेल्थ है। इतना पैसा, इतना मतलब इतना जो इतना तो कम हो जा रहा, और सोच लो इतना सा के पास है, इतना सा के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उनका कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। तो अभी का जो सिनारियो देखोगे तो बिल्कुल वैसा है। एक रोमन पोएट है जिनका नाम है जुवेलिन, हाँ जुवेलिन करके नाम है उनका। तो उनका एक कोट है, वो बोलते हैं कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। मतलब कि उन्हें रोटी और जो सर्कस एंटरटेनमेंट दे दो, वो कभी रिवॉल्ट ही नहीं करेंगे। ब्रेड की अगर जो मैं बात करूं, जो रोटी की बात करूं, तो देखो सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि कमल वाले आएंगे, वो बोलेंगे क्या कि 80 करोड़ जो गरीब हैं उनको मैं 5 साल के लिए और राशन बढ़ा दूंगा। दूसरे वाले आएंगे जो हाथ खड़ा करके हैं, वो करके आएंगे, बोलेंगे ये 5 किलो देता है, कोई बात नहीं हम 10 किलो देंगे, दाल तेल सब साथ में देंगे। ये हमारा ब्रेड का हाल है। आप देखो कि एंटरटेनमेंट जो सर्कस की बात करें तो आईपीएल देख लो, बिग बॉस देख लो, या फिर अरे यार टीवी जो न्यूज है, न्यूज वो चैनल है, वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। फिर ये जो टीवी सीरियल है वो भी देख लो, और ये सबसे भी मन उग जाए तो हिंदू मुस्लिम है, तो वो चीज देख सकते। कभी कभी ना ये समझ नहीं आता कि यार दोष किसका है, दोषी कौन है। कुछ भी होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके ओ हेडलाइन आ जाता है, दोषी कौन है। और इसका देखो रिजल्ट ऐसा हुआ है कि ये जो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स है ना 65 आउट ऑफ 195 है। बेरोजगारी का हाल देखो तो ग्लोबल 80th रैंक है। रेट देखोगे इसका तो 8.5% है। देखो मैं ज्यादा डेटा नहीं देना चाहता क्योंकि परसेंटेज जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो कोई मीनिंग नहीं बनता। पता है कभी कभी आप ये नहीं सोचते कि इतना कुछ करने के बाद भी ऐसे हो जा रहा है, इतना तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो एक मूवी है, मूवी का जो डायलॉग है, मूवी पहले मूवी कौन सा है, हाँ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, 2007 में मूवी आई है। उसका एक डायलॉग है जो मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या था उसका, कि ये बोलता है कि जितने हाँ जो आप रूल फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हो, मतलब कि जो रूल फॉलो आप किए हो वो आपको यहाँ तक लाया है, तो उस रूल को फॉलो करने का मतलब ही क्या है, यूज ही क्या है। वो उस मूवी का डायलॉग है ये जो है। मतलब कि खुद ही देखो ना हमारी जो सिचुएशन है वो कितना वो रिलेट करता है इसमें, कि इतना रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद भी ये फटा हुआ हाथ लेकर बैठा हुआ है लोग, तो क्या मतलब बनता है उस रूल का। खैर जो है वो तो है ही है। तो अब हम लोग वो बात करते हैं ना कि जो मजा ले रहा है बैठ के, इसका मजा ले रहा है। पता है ये जो ओलिगार्क्स है वो चाहते क्या है,
देखो ये बस ये चाहते हैं ना कि ये जो स्क्विड गेम चल रहा है उसमें हम लोग बस जिंदा रहे, और हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग ये सोचते रहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 1% जीत रहा है और 99% हार रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं हेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम एक दूसरे को हेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस इस बात से फर्क पड़ता है। देखो एक सिंपल सी बात है जिसको हम लोग समझना होगा कि हम इस गेम को नहीं खेल सकते, हमें इस गेम को बदलना होगा। हम वैसा गेम कभी खेल ही नहीं सकते जिसमें 95% लोग हार रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम उस 1% में जाएंगे। देखो ये तभी संभव होगा जब हम साथ में जाएंगे, मतलब साथ में खेलेंगे, साथ में काम करेंगे, तब होगा, नहीं तो ये कभी संभव नहीं होगा। हम एक दूसरे को हेट करते रहेंगे, ये जो ओलिगार्क से यही तो चाहते हैं ना, ये जो हमारे बीच जो इनइक्वालिटी जो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है यही तो चाहते हैं, इसी की वजह से तो उनका दाल गल रहा है, इसी की वजह से तो उनका जो कंपनी है, उनका जो बिजनेस है वो रन कर रहा है। तो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच में इनइक्वालिटी होता रहे, वो तो चाहेंगे ना। अभी देख लो ना, ये जो पॉलिटिशियंस है उनको ले रहे, फिर ये जो इकोनॉमिक्स है या फिर जो मीडिया वाले हैं उनको भी ले ही रहे, कुछ टाइम के बाद ऐसा पता चलेगा कि हमारा जो घर है, खाना है, उसको भी लेके चले गए। और देखो सिंपल से एक ऐसा भी देख सकते हो कि अगर जो आप जो टैक्स है नहीं देते हो तो आपका घर भी आपका नहीं है, तो समझो एक तरफ से धीरे धीरे जा ही रहा है। इसलिए ये जो कॉन्शियसनेस है उसको समझना जरूरी है। हम आपस में नहीं लड़ते रह सकते, हिंदू मुस्लिम, काला गोरा, मोटा छोटा, मतलब मोटा छोटा, ये फिर देख लो जो कास्ट डिवीजन है या फिर जेंडर बेस्ड जो डिवीजन है, इसको हम लोग नहीं करते रह सकते। नहीं तो ये वैसा सीन हो गया कि हम लोग पूरा थाल में एक परोस के उन लोगों को दे दिए कि लीजिए आप खाइए महाराज, हम लोग है ना जिंदा है, किस बात पे आप टेंशन लेते हो, हम लोग है अपने में बहुत ज्यादा डिवीजन फैला देंगे, आप टेंशन मत लो। तो हम ये चीज नहीं कर सकते। अभी अगर जो कॉन्शियसनेस को हम लोग नहीं समझते हैं तो आगे और मुश्किल होगा, हमारा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखो ये जो मैसेज है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करो, ये जो मैसेज है उसको शेयर करो, उसको शेयर करो जिसको आप केयर करते हो, उनके साथ ये शेयर करो। देखो मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज जरूरी है, जरूरी मतलब कि ये जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट है। मैसेंजर तो आज नहीं तो कल तो वो विलेन बन ही जाता है। और देखो इसका वजह ऐसा नहीं होता कि मिस इंटरप्रिटेशन होता है, इसका वजह होता है जो हमारा जो पर्सनल गेन है उसके लिए इस मैसेज को मिसलीड करते हैं, और यही वजह है कि वो जो मैसेंजर है वो आज नहीं तो कल विलेन बन ही जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ना ये जो क्विड गेम है उससे बाहर होंगे, मतलब कि हमको उस गेम को खेलना नहीं है, हम उस गेम को नहीं खेल सकते। नहीं तो एक बार ना याद रखना, बटोगे तो पहले जाओगे। धन्यवाद।